नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ग्रेड डी वाले तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। ठीक है, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कब हम राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे? क्या हम यह सोचना चाहते हैं कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो इससे कोई नाराज होगा? हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नाराज होगा। यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई नाराज होने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ आप बोलेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे तो उससे कोई नाराज होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कश्मीर पर राजनीति बंद करे। कश्मीर में किसकी सरकार आए यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब एनडीए की सरकार थी तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी यह परवाह नहीं की कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है। हम लोग कश्मीर की सरकार को किसी पार्टी की सरकार के तौर पर नहीं देखते हैं, वह भारत की प्रतिनिधि है। हम उस सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार वहाँ पर राजनीति कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के मामले में नरम नीति पर चलने वाली जो आपकी सरकार है, इसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आप और ज़्यादा सख्ती अपनाएं। गृह मंत्री जी से मुझे पूरी अपेक्षा है। गृह मंत्री जी देश के प्रति सामान्य छवि रखें, लेकिन आतंकवादियों में इनके नाम से डर होना चाहिए। आतंकवादियों के मन में उनके नाम से आतंक पैदा होना चाहिए। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार सरल कानून बनाकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रही है। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के विषय पर पूरा संसद एक होगा, क्योंकि 80,000 लोगों की हत्या हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं इनसे कह रहा हूँ कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप मजबूत बनिए। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे तो आपको भाजपा का पूरा समर्थन है, फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था, ठीक उसी तरह से अमन पसंद लोगों को गुजरात में आतंकवादी कहकर मार डाला गया। कल आपके मित्रों ने
कहा कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। अगर यह मान लिया जाए कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, तो हमारे देश में दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप चाहें जिस व्यक्ति को उठाकर जिसके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हों, उसको गोली मार दें? हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह सवाल अकेले गुजरात का या एक व्यक्ति का नहीं है। यह पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि अमन पसंद लोगों को भी आतंकवादी कहकर हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर मारने का काम किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके मार्फत भारत के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस मामले में गंभीरता से सोचें। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां भी फर्जी एनकाउंटर होते हैं या जिन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो सरकार का धर्म और फर्ज है कि वह उन सारे तथ्यों की जांच सीबीआई से कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर यह कहें कि 21 विधायकों ने समर्थन वापस नहीं किया, तो हम कहना चाहते हैं कि एक पुराने मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को याद कीजिए, जिसमें स्पष्ट है कि जब सरकार के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो सरकार को तुरंत विधानसभा में जाकर भ्रम खत्म कर लेना चाहिए और अपना बहुमत विधानसभा में सिद्ध करना चाहिए। और इसलिए हमने आपके सामने पूर्ण तथ्य रखा है कि वहाँ संविधान विरोधी काम हो रहा है। इस संविधान विरोधी काम से लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा खतरा है। जनप्रतिनिधियों की आगे क्या स्थिति होगी, इस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना होगा। और आज जिस तरह से सरकारी खजाने की लूट हो रही है, सरकार ने आंखें मूंदी हुई हैं, जबकि राज्यपाल जी का काम सरकार को निर्देश देना और गलत कामों को करने से रोकने के लिए प्रयास करना होता है। उन्हें मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था। हम भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल को कभी भ्रम होता था तो हमें बुला लेते थे और उनको संतुष्ट करके उनके भ्रम को हम दूर कर देते थे, या उनकी जो सही राय होती थी उसको हम मानते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में धन की जो लूट हो रही है और उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है, हमें लगता है कि आज बिहार से भी पीछे आप उत्तर प्रदेश को कर देंगे। माननीय उप प्रधानमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश
बिहार से 2-3 साल बाद पीछे हो जाएगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपकी सहमति के बिना उत्तर प्रदेश की आपकी भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वहाँ पर आप ही सब कुछ हैं। स्टॉप।